Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand chapter number 2 from Trade to Territory, and subtopic is East India Company comes east in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट को समझेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर. जो औरंगजेब था वो मुगल शासकों का अंतिम शक्तिशाली शासक था. After his death in 1707, many Mughal governors established their own regional kingdoms. और उसकी डेथ जो 1707 में हुई, उसके बाद जो बहुत दूसरे जो मुगल गवर्नर्स थे, अब धीरे धीरे उन्होंने इसके किंगडम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया. Meanwhile, by the second half of the 18th century, British started emerging as a new power on the political horizon. और इसी दौरान जो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, यानी कि 1700 टू 1799, इसको हम कहते हैं 18th सेंचुरी, और इसका सेकेंड हाफ हुआ 1750 के बाद, ब्रिटिश जो है वो एक नई पावर के रूप में उभर रहा था. दे केम टू इंडिया एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी. वो इंडिया में एक बहुत छोटी सी व्यापारिक कंपनी बनकर आए थे. बट ग्रेजुअली दे बिकेम द पॉलिसी कंट्रोलर ऑफ दिस कंट्री. और धीरे धीरे वो इस कंट्री के पॉलिसी कंट्रोलर बन गए, यानी कि रूलर बन गए. हाउ वॉज इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सका? लेट्स सी. इन 1600 AD, द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक इंग्लैंड की. उसने वहां की जो रानी थी एलिजाबेथ वन, उनसे एक चार्टर हासिल कर लिया. चार्टर यानी कि सोल राइट, यानी एकाधिकार. थ्रू दिस चार्टर दे गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट. मीन्स नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन compete विद ईस्ट इंडिया कंपनी. यानी कि इस चार्टर के थ्रू जो उन्होंने ईस्टर्न कंट्रीज थी उनके साथ व्यापार करने का एक सोल राइट एक्वायर कर लिया. इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी अब उनके साथ compete नहीं कर सकती थी. विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर इनटू न्यू लैंड्स अक्रॉस द ओशन एंड कुड बाय गुड्स एट चीपर रेट्स एंड सेल देम इन यूरोप एट हायर रेट्स. तो इसके द्वारा कंपनी जो है, इस चार्टर के थ्रू कंपनी जो है नए इलाकों को, समुद्र पार के नए इलाकों को ढूंढ सकती थी और वहां से चीजों को सस्ते दाम पे खरीद के यूरोपियन मार्केट्स में उसको ज्यादा दाम पर बेच सकती थी. द रॉयल चार्टर however could not prevent other European powers, French, Dutch and Portuguese from the entering the eastern market. हालांकि जो दूसरी यूरोपियन पावर्स थी, फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज, उन्हें वो ईस्टर्न मार्केट में आने से रोक नहीं सकती थी. यानी ये जो चार्टर था वो उनको नहीं रोक सकता था. बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप sailed down the African Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their base in the गोवा. यानी कि जब तक पहला अंग्रेजों का शिप अफ्रीकन केप ऑफ गुड होप और हिंद महासागर को, इंडियन ओशन को क्रॉस करके इंडिया पहुंचता, उससे कहीं पहले पोर्चुगीज, पुर्तगाली लोग यहां पर गोवा में आ गए थे और उन्होंने अपना यहां पर बेस तैयार कर लिया था, यानी व्यापार करना शुरू कर दिया था. किस किस चीज का व्यापार करते थे ये लोग, यूरोपियन कंपनीज? द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया अलॉन्ग विद पेपर, cloves, cardamom and cinnamon had a great demand in European market. तो देखिए, इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली कॉटन एंड सिल्क जो कि फाइन क्वालिटी की होती थी, उसके साथ पेपर यानी कि काली मिर्च, क्लोव्स यानी लौंग, कार्डेमम यानी इलायची और सिनेमन मतलब दालचीनी, यानी इसकी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी. कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices and reduced the profits. अब क्या हुआ, जैसे जैसे कंपटीशन इनके बीच में बढ़ता चला गया तो क्या हुआ, इन जो चीजें अभी हमने ऊपर पढ़ी, इनके प्राइस धीरे धीरे बढ़ते चले गए. तो क्या होगा, उससे जो उनका प्रॉफिट है कंपनीज का वो कम होना शुरू हो गया. द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन ट्रेडिंग कंपनीज. अब रिजल्ट क्या हुआ, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, मार्केट में सिक्योर करने के लिए इन यूरोपियन कंपनीज के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई.
ग्रेजुअली दे स्टार्टेड सिक्योरिंग देयर सेटलमेंट्स थ्रू फोर्टिफिकेशन, और अब वो धीरे धीरे यहाँ पर परमानेंटली उन्होंने रहना शुरू कर दिया और इसके लिए उन्होंने फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी करनी शुरू कर दी. दिस ऑल्सो लेड टू द कन्फ्रंट्रेशन विद द लोकल रूलर्स हु आर ऑलरेडी एंग्विश्ड बाय द लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट. और भाई इन कंपनी का आपस में तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था ताकि, और साथ साथ इन कंपनीज का जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे उनके साथ भी झगड़ा शुरू हो गया, जो कि जो लोकल रूलर्स थे वो पहले से ही दुखी थे. किस बात से? कि उनका रेवेन्यू तो पहले से कम हो गया था इन कंपनीज के आने से. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बंगाल प्रोविंस. तो चलिए हम बंगाल प्रोविंस का एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. In 1651 AD, first English factory was established on the banks of river हुगली. देखिए जो यहाँ पर हाईलाइटेड है, थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से समझिएगा. वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड. अब क्या था कि 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री कहाँ पर लगी? हुगली रिवर के किनारे पर, जहाँ पर एक्सपोर्ट होने वाला सामान स्टोर किया जाता था. एज द ट्रेड एक्सपेंडेड, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. और जैसे जैसे कंपनी का व्यापार बढ़ना शुरू हुआ तो कंपनी ने जिनसे वो व्यापार करते थे, जिन ट्रेडर्स से और जिनसे वो व्यापार करते थे, उनको क्या किया? उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आप सब यहाँ पर ही आके कंपनी जो फैक्ट्री थी उसके आसपास आके रहें ताकि उनका व्यापार और अच्छे से हो पाए. By 1696 the company started building a fort around the settlement. And in 1698 it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. और देखिए क्या हुआ, 1696 तक कंपनी ने धीरे धीरे एक फोर्ट यानी किला बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए. और 1698 में उन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को रिश्वत दी और क्या किया? 3 गांवों की जमींदारी कंपनी ने हासिल कर ली. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta. Now it is called as कोलकाता. उन 3 गांवों में से एक था कालिकाता, जिसको बाद में कलकत्ता के नाम से जाना गया, और अब हम उसको किस नाम से जानते हैं? कोलकाता के नाम से. कंपनी ऑल्सो persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free. कंपनी ने मुगल एम्परर औरंगजेब को भी एक फरमान इशू करा लिया, और इससे क्या हुआ कि कंपनी अब व्यापार करेगी और कोई भी टैक्स नहीं पे करेगी. थ्रू दिस फरमान was issued for company only, but officials of the company who were carrying private trade on the side also refused to pay duty, causing enormous loss of revenue for Bengal. देखिए ये जो फरमान जारी हुआ वो केवल कंपनी के लिए हुआ था, लेकिन उन अधिकारी के लिए नहीं, कंपनी के उन अधिकारियों के लिए नहीं जो कि अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे, लेकिन उन्होंने भी टैक्स पे करने से इनकार कर दिया. अब धीरे धीरे क्या हुआ, बंगाल का जो रेवेन्यू आता था, टैक्स आता था, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया. मुर्शिद कुली खान द नवाब ऑफ बंगाल दस अपोज द कंपनी. और जो नवाब थे बंगाल के, जिनका नाम था मुर्शिद कुली खान, वो इसका अपोज करने लग गए कंपनी से, क्योंकि राजा की या जो नवाब होते थे उनकी इनकम ही ये टैक्स होता था, वही कम हो गया तो उनकी इनकम भी नहीं होगी. सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी. यानी कि सोल राइट टू ट्रेड वाले चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे बेनिफिट दिया. सो द आंसर इज थ्रू दिस चार्टर दे गॉट द sole right to trade with East, means no other company of England can compete with East India Company. यानी इस चार्टर के थ्रू कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सोल राइट ऑफ ट्रेड हासिल कर लिया. किसके साथ ट्रेड करने के लिए? ईस्ट जो कंट्रीज थी उनके साथ. इसका मतलब क्या था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपीट नहीं कर सकती थी, यानी वो उन देशों से व्यापार नहीं कर सकती थी. Now question number 2. Which items from India were used to sell by the European traders in European market? यानी कि यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया की कौन सी चीज़ यूरोपियन मार्केट में ले जाकर बेचते थे, एंड वाई देयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज, और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो धीरे धीरे क्यों कम हो गया. तो देखिए 2 क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर भी थोड़ा सा लेंथी होगा. सो द आंसर नंबर 2 इज द यूरोपियन ट्रेडर्स
were used to sell the fine quality of cotton and silk produced in India along with pepper, cloves, cardamom and cinnamon had a great demand in European market. तो देखिए क्या था कि यूरोपियन ट्रेडर्स क्या सेल करते थे यूरोपियन मार्केट में, आप इसको काट सकते हैं, हैड अ ग्रेट डिमांड। सिंपल यहाँ पर आ जाएगा कि यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो कॉटन और सिल्क के साथ साथ पेपर, क्लोव, कार्डमम और सिनेमन, जो कि क्या होता है काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, यूरोपियन मार्केट में बेचते थे। देयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज बिकॉज कॉम्पिटिशन अमंग एस द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस इन इंडिया। अब क्या हुआ, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इसलिए धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि जो उनके बीच में कॉम्पिटिशन था यूरोपियन कंपनीज के बीच में, उसने इंडिया में इन चीज़ों के प्राइस को अप कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कुड द सोल राइट इन एनी फील्ड अफेक्ट योर लाइफ? एलैबोरेट बाय गिविंग एग्जाम्पल फॉर फ्रॉम योर लाइफ। जो सोल राइट है वो किसी भी फील्ड में आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाइए। सो हेयर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, द सोल राइट कैन अफेक्ट आवर लाइफ अ लॉट। यानी जो सोल राइट है वो हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी वन सेक्शन गेट्स द फैसिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल, यानी मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में किसी एक खास वर्ग को ही फैसिलिटी मिलती है ट्रीटमेंट की, देन ऑल क्लासेस ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू गेट ट्रीटमेंट इन दैट हॉस्पिटल। तो क्या होगा कि जो और दूसरी क्लास के पीपल्स हैं, यानी जो और वर्ग के लोग हैं, वो इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, विच इज़ नॉट राइट, जो कि सही बात नहीं है। तो इसका मतलब सोल राइट तो होना ही नहीं चाहिए। अब आप समझे कि वो कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 50K यानी कि 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क एंड कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। और जब भी आपकी बारी आए, आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद फिर स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।